डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूकैरियोट में प्रतिलेखन को जानेंगे, है ना। प्रतिलेखन को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये प्रतिलेखन क्या है, तो हम जानते हैं कि जितने सारे जीव जंतु होते हैं सभी के शरीर में क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं अब शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता का मतलब सिर्फ प्रोटीन से ही नहीं है। हमारे शरीर के उपापचयी, हमारी कोशिकाओं के उपापचयी कार्यों को संपन्न करने के लिए जो है क्या चाहिए, तो एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए, विटामिन्स चाहिए। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और हमारे शरीर में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो इतना तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जो है वो राइबोसोम है। अब पूरा विस्तार से हमको जानना है कि ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। तो इसी में दो है चरण प्रोटीन संश्लेषण का। एक तो आपका प्रतिलेखन है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरा चरण स्थानांतरण है ना, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये याद रखना है कि प्रतिलेखन हमेशा कहाँ संपन्न होता है, तो केंद्रक के अंदर संपन्न होता है। प्रतिलेखन कहाँ होगा, केंद्रक के अंदर होगा, है ना। किस कंडीशन में, तो जब यूकैरियोट रहेगा तो। अब प्रोकैरियोट के कंडीशन में क्या है कि प्रतिलेखन हो या ट्रांसलेशन हो, स्थानांतरण हो, दोनों प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में ही होती है, क्योंकि उसमें विकसित केंद्रक का अभाव होता है। जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं कहाँ, तो वो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, और राइबोसोम भी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसलिए दोनों प्रक्रियाएं संपन्न कहाँ होती है, तो ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। लेकिन विकसित जीव यानी कि यूकैरियोट में प्रतिलेखन जो है वो जटिल होता है। अब दो चीज़ों को आप जाने कि पहला चीज़ क्या है आपका, पहला तो आपका है प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण में हमारा दो चीज़ है, एक तो कोशिका है, कोशिका के अंदर ये देखिए यूकैरियोट में केंद्रक है ना, और बाहर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये राइबोसोम है। तो इस केंद्रक के अंदर जो है वो क्या होना है, केंद्रक के अंदर ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन होना है, यानी mRNA का निर्माण होना है ना। किसका निर्माण होना है, mRNA का निर्माण होना है। और ये mRNA जो है वो बने कहाँ, केंद्रक के अंदर बने, है ना। केंद्रक के अंदर ये mRNA जो है वो किससे बनते हैं, तो DNA से। डीएनए को, कोशिका के डीएनए को जब ये महसूस होता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है, यानी एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत है, तो ये डीएनए जो है कोड बनाता है, और इसी कोड को हम लोग क्या कहते हैं, mRNA। ये कोड जब केंद्रक में बन जाता है तो केंद्रक छिद्र से बाहर निकलता है, और बाहर से होते हुए ये राइबोसोम तक पहुंचता है, और राइबोसोम इस कोडिंग क्रम को ले करके क्या करता है, तो इच्छित प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम, है ना। और याद रखना है कि ये जो mRNA हमारा है जब केंद्रक के अंदर बनता है तो केंद्रक के अंदर छिद्र से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद इसको रिसीव कौन करता है, तो यहाँ पर रिसीव इसको tRNA करता है। tRNA विशिष्ट होते हैं, खास होते हैं, खास तरह के mRNA को रिसीव करके ये पहुँचाते हैं कहाँ, तो यहाँ तक पहुँचाते हैं। यानी mRNA को यहाँ तक पहुँचाने का कारण राइबोसोम तक कौन है, tRNA। और जब राइबोसोम तक ये पहुंचता है तो राइबोसोम पर रिसीव करने वाला इस tRNA को कौन है, तो राइबोसोम पर rRNA पाया जाता है ना। वो इसको रिसीव करता है, फिर tRNA निकल जाता है, और ये कोशिका द्रव्य से जा कर के अब जानते हैं कि प्रोटीन निर्माण के लिए क्या चाहिए, एमिनो अम्ल चाहिए। तो एमिनो अम्ल को ये उठा करके यहाँ तक लाता है ना। ये पूरी प्रक्रिया है। तो संक्षेप में हम लोग देखें, अब इसको हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोट में अगर प्रतिलेखन को देखा जाए तो प्रतिलेखन जो है प्रोकैरियोट में आसान होता है, लेकिन इसमें जो है यूकैरियोट में थोड़ा जटिल होता है। प्रतिलेखन तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए प्रतिलेखन यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होगा, तो जहाँ डीएनए रहेगा वही ना कोडिंग सीक्वेंस बनाएगा। तो हमारा यूकैरियोट्स में डीएनए पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और लवक के अंदर। तो ये तीनों स्थान पर mRNA का निर्माण होगा, कोडिंग सीक्वेंस ये बनाएंगे, है ना। जेनेटिक कोड का निर्माण करेंगे, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये तीनों क्या करेंगे, mRNA का निर्माण करेंगे, है ना। तो ये तीन जगह पर होगा
कहाँ, यूकैरियोट में, ठीक है। अब यूकैरियोट में यानी mRNA के निर्माण के लिए, संदेशवाहक RNA के निर्माण के लिए 3 एंजाइम की ज़रूरत होती है। यहाँ यूकैरियोट की बातें चल रही है। तो 3 एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसमें RNA पॉलीमरेज, RNA जब भी बनेगा, RNA है ना, तो RNA जब भी बनेगा तो पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, RNA पॉलीमरेज। ये 3 तरह के हैं, फर्स्ट, सेकेंड, है ना, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो rRNA का निर्माण करता है, और सेकेंड जो है वो mRNA का निर्माण करता है, और थर्ड जो है वो क्या करता है, तो tRNA का निर्माण करता है, ठीक है। ये तीनों एंजाइम को हम लोग जाने, है ना। अब यूकैरियोट में ये जो है कौन सा काम, यूकैरियोट में हमारा ये प्रतिलेखन जो है वो मोनोसिस्टोनिक होता है, मतलब एक जगह से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है कि यह कई दिशाओं में आगे तक होता है, इसलिए उसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं, और यूकैरियोट में प्रतिलेखन को मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। प्रोकैरियोट में mRNA के निर्माण को शुरू करने के लिए सिग्मा कारक होते हैं, और इसके समापन के लिए क्या होते हैं, RH कारक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, रो कारक होते हैं, उसके समापन के लिए होते हैं। अब थोड़ा सा देखें कि जैसे मान लीजिए हमारा ये DNA का क्रम है, एक DNA का क्रम ले लिए है ना, इस DNA के क्रम का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है। तो इसके नीचे जो है हमारा mRNA का निर्माण होगा। तो ये जो DNA है, इसका ये हिस्सा, शुरुआती हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, प्रमोटर हिस्सा कहलाता है। जहाँ से शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन का काम, वो हिस्सा क्या कहलाता है, प्रमोटर हिस्सा कहलाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जेनेटिक कोड समापन हो जाता है, mRNA बनना रुक जाता है। तो जहाँ पर ये रुकता है 5 प्राइम एंड पर, तो वो जो है टर्मिनेटर कहलाता है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, काम का टर्मिनेशन हो जाता है, काम की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इसके बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर वाले हिस्से में सबसे पहले हमारा जो है सिग्मा, अगर प्रोकैरियोट रहेगा तो सिग्मा कारक यहाँ जुड़ेगा, और साथ में RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा, है ना, RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा, और तब जा कर के हमारा जो है काम शुरू हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज धीरे धीरे करके ये खिसकता जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है mRNA का निर्माण होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये mRNA के पास स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, उस स्टॉप कोडोन में से कोई एक कोडोन पहुंच जाएगा, तो आगे जो है एमिनो एसिड का निर्माण जो है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एमिनो एसिड का ये स्टॉप कोडोन कोड नहीं करेंगे, उस कंडीशन में ये निर्माण प्रक्रिया जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके सबको जान रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसके वजह से आप हमारे नए नए वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर यूकैरियोट में क्या है, तो यूकैरियोट का कंडीशन है कि आपके पास जो है भाई वो सिग्मा कारक नहीं है और रो कारक नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपके पास उपस्थित नहीं है। तो यूकैरियोट में सबसे पहले जो RNA बनता है, mRNA बनता है, उसको क्या कहते हैं, HNRNA कहते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA कहलाता है ये, है ना। इसका नाम इस तरह से क्यों है, ये क्या है, ये mRNA क्यों नहीं, HNRNA क्यों कहला रहा है, इसलिए कि ये जो हमारा बनता है तो इसमें 2 तरह के क्रम होते हैं, है ना। 2 तरह के क्रम में क्या है, ये देखिए, ये आपका HNRNA है ना, डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है ना। तो पहले देखिए, इसमें 2 हिस्सा है आपका, एक को एक जॉन है और दूसरा को क्या लिखे हैं, इंट्रॉन लिखे हैं, 2 हिस्सा है। तो एक जॉन जो है वो mRNA का कोडिंग क्रम है, और इंट्रॉन जो है वो mRNA का क्या है, नॉन कोडिंग क्रम है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स है, अनवांटेड क्षार क्रम है ना। इससे किसी भी एमिनो अम्ल का कोड नहीं होगा। तो जब HNRNA बनते हैं तो उसमें दोनों तरह के कोड पाए जाते हैं, अनवांटेड क्षार क्रम भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो अनवांटेड को तो हम लोगों ने क्या कह दिया, इंट्रॉन कह दिया, और यूजफुल को क्या कह दिया,
तो एक्सॉन कह दिया। माने जो कोडिंग क्रम है वो एक्सॉन है, जो नॉन कोडिंग क्रम है वो क्या है, इंट्रॉन है। ठीक है, यूकैरियोट में यही एचएनआरएनए परिवर्तित होकर के एमआरएनए का निर्माण करता है। एचएनआरएनए की खासियत और है एक चीज, तो इसमें दो चीज और पाया जाता है, देख रहे हैं लाल कलर से दिखाए हैं, क्या कैप को दिखाए हैं, है ना, और इसके अंतिम हिस्से में टेल को दिखाए हैं। तो इसमें कैप और टेल लगा होता है। ये कैप और टेल क्या है, इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले कैपिंग को आप देखें। कैपिंग क्या है, तो कैपिंग हमेशा हम जानते हैं कि एमआरएनए को हमेशा 5 प्राइम के डायरेक्शन से पढ़ा जाता है ना, और 3 प्राइम इसका अंतिम हिस्सा होता है, यानी 5 प्राइम इसका हेड हो गया, 3 प्राइम जो है इसका टेल हो गया। तो 5 प्राइम के हिस्से में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसका हमारे जेनेटिक कोड से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये है MGPPP, 3 P है। तो M से क्या हो गया आपका, मिथाइल हो गया, G से क्या हो गया, गुआनोसिन हो गया, और T से क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं कैप के रूप में, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, 5 एंड पर पाए जाते हैं। इस मिथाइलेटेड कैप से हमारे एचएनआरएनए को क्या फायदा होता है, ये तो बनेगा आगे चल करके एमआरएनए, है ना। तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, उसमें एक नाम है न्यूक्लिएज। तो ये एंजाइम इसको क्या कर सकता है, पूरे एमआरएनए को गला सकता है, पचा सकता है। तो उससे बचाने का काम जो है ये मिथाइलेटेड कैप MGPPP जो है वही इसको बचाता है ना, और साथ में राइबोसोम से जुड़ने के लिए ये सतह भी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंतिम हिस्से की ओर, जो कि इसका टेल है ना। टेल है, टेल पर या टेल बनने की प्रक्रिया को पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं। क्यों, क्या नाम है ये भाई, तो 3 एंड पर पॉली ए टेल पाया जाता है। ये पॉलीएडिनाइलेशन क्या हुआ, पॉली का मतलब ढेर सारा, एडिनाइलेट से बना है एडिनाइलेशन, है ना, एडिनेट रेसिड्यू ढेर सारा जुड़ने की प्रक्रिया को एडिनाइलेशन कहते हैं। तो लगभग 200 से 300 एडिनेट रेसिड्यू जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं टेल के रीजन में, और इनका काम क्या है, तो ये जब केंद्रक से बाहर निकलते हैं हमारे एचएनआरएनए, है ना, एमआरएनए के रूप में, तो ये जो है एक्सोन्यूक्लिएज से उसको बचाने का काम करता है, पचने से बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, अब ये जब बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद इसमें इंट्रॉन वाला हिस्सा जो है नॉन कोडिंग क्रम है, आगे तो हमारे कूट में गड़बड़ी कर देगा, प्रोटीन निर्माण में बाधा पहुंचाएगा। तो इसके वजह से एक प्रक्रिया होती है जिसे स्प्लिसिंग कहते हैं। स्प्लिसिंग में क्या होना है, तो ये जो इंट्रॉन है उसको काट करके हटा देना है ना। ये जो आप इंट्रॉन को देख रहे हैं, इस इंट्रॉन को काट करके हटा देना है। तो हटाएंगे तो यहाँ तो गैप हो जाएगा, इस जगह पर गैप हो जाएगा, तो ये एक जॉन है, इधर भी एक जॉन है, तो ये दोनों एक जॉन को वापस जोड़ देना, गैप नहीं छोड़ना, है ना। तो ये दोनों एक जॉन को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे क्या कहते हैं, लाइगेज एंजाइम, है ना, वो इसे क्या कर देता है, जोड़ देता है। अब ये एचएनआरएनए जो है वो एमआरएनए में बदल गया, केंद्रक से मुक्त हो जाएगा, और अब यह प्रोटीन बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसको टीआरएनए रिसीव करेगा और पहुंचाएगा कहाँ, ये राइबोसोम तक। राइबोसोम पर आर राइबोसोम इसको रिसीव करेगा, और तब जाकर के हमारी प्रोटीन निर्माण की काम जो है वो चलने लगेगी। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।